स्टीफन वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी है। यह कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। करीब 2 साल की एक लड़की जिसके पैर बिल्कुल नहीं थे, यानी कि वो जो पैदा होती है शायद तभी से वह अपाहिज थी, विकलांग थी। वह लड़की रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति को वह लड़की मिल जाती है। उस आदमी ने उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद उसे सीधा अपने घर की तरफ ना लाकर, यह मेरठ का ही एक कबाड़ी बाजार है, कबाड़ी बाजार की कोठी पर लेकर जाता है और ले जाने के बाद कोठी की मालकिन से कहता है कि मालकिन, आज कोई बच्चा नहीं मिला, बस ये बच्ची है। जैसे ही मालकिन ने देखा, उन्होंने कहा कि इस बच्ची के पैर खराब है, इसीलिए हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन जब उस व्यक्ति ने यानी दलाल ने जब ज्यादा जिद की तो वो कम से कम पैसे यानी कि लगभग 50,000 में उस लड़की को बेच देता है। अब कुछ दिन तक तो उस मालकिन को लग रहा था कि मैंने एक क्या बोझ अपने कंधे पर लगा लिया है, कैसे होगा, क्या होगा। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। हालांकि उस बच्चे का एक नज़दीक के विद्यालय में एडमिशन भी कराया जाता है, लेकिन जब लड़की लगभग 10 या 11 साल की हो जाती है तभी उस कोठे की मालकिन को लगता है कि अब इसकी शायद कमाने की उम्र शुरू हो चुकी है। इसी बीच में जब उस लड़की से धंधा कराने जाना शुरू करा दिया जाता है, एक दिन उस इलाके की संकल्प संस्था की जो एनजीओ की मालकिन होती है, जिनका नाम श्रीमती सोनिया होता है, वो अचानक ही कोठे पर रेड डालती है और कोठे पर रेड डालने के बाद तो पता करने की कोशिश करती है कि ऐसे बच्चे जिसको लाया गया हो या बेचा गया हो या किसी का शोषण हो रहा हो, वो अपनी तो खैर अपना काम की तलाश में रहती ही थी। आखिरकार नज़र पड़ती है उस बच्ची पर और उस बच्ची की ज़िंदगी बचाती है। वो बच्ची फिर सुरक्षित हाथों में पहुंचते हैं और आगे की ज़िंदगी जीती है। लेकिन जो उसके साथ हो रहा था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। बताया जाता है कि जब सोनिया मैडम उस बच्ची को बचाने के लिए जाते हैं तो साथ में एक पुलिस वाला होता है और उस पुलिस वाले ने एक व्यक्ति जो उसके साथ बलात्कार कर रहा था तब उससे पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बेटी की उम्र की है। उस पुलिस वाले को इतना गुस्सा आता है कि उस व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारता है, ऐसे देख कर, क्योंकि वो उसकी 10 या 11 साल की उम्र थी और उस आदमी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। तो ऐसी ढेरी सारी कहानियां हैं जो सोनिया मैम ने हमें सुनाई है और हमने अपने आप तक की पहुंचाई है। लेकिन आज हम कुछ और नया सुनने के लिए मैम से आए हैं। मैम नमस्ते, आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाऊंगा। महीने में जब भी जाती तो कोई खास बात मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन बस एक ये आती कि एक बच्ची जो है हमेशा अपना मुंह ढक के रखती और एक तरफ से रखती थी, बोलती नहीं थी। कई बार मैं आंखों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं करती थी। गोरी चिट्टी लड़की बात ही नहीं करती थी। अच्छा, मालकिन भी उसके प्रति बड़ी लापरवाह थी। जैसे मैंने 1-2 बार पूछा, भाई ये बोलती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है, ये इसकी मर्जी है। मैंने कहा कुछ बात करूँ हूँ, तो उसने कहा हाँ कर लो। ऐसे बोलती वो मुझे तो फिर भी मैं बात करने की कोशिश करती, बच्ची बात ही नहीं करती थी। हम बहुत एक दिन मैं बहुत कई बार जाती रही। अच्छा, वो मालकिन मेरी तरफ से आश्वस्त थी कि वो तो भाषा समझेगी नहीं और मैं चाहे रोज आती रहूं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो संदेह करती कि वह रोज क्यों आ रही है, मैं वो नहीं कर रही थी। फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने हर तरह से कोशिश की, इशारे से की, जो तुम भाषा बोल पाती हो वो भाषा से बोलो। कुछ नहीं कह पा रही थी। लड़की बस ऐसे इधर उधर मुँह कर लेती थी। एक मालकिन भी चली जाती थी कि वो कौन सा कुछ बता है कि उसका कुछ बिगाड़ लूंगी। एक दिन वो उठ के जैसे ही गई तो मैंने तुरंत अपने पास से पैड और एक पेन निकाला और उसे देते हुए मैंने कहा कि अपनी भाषा में जो कुछ लिख सकती हो उस पे लिख दो। अगर आप कुछ पढ़ी लिखी हो तो कुछ लिख सकती हो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसने 1 सेकंड में लगाई, ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और तेजी से लिखना शुरू किया। मैं साथ साथ पढ़ती जा रही थी और अच्छी खासी अंग्रेजी में लिख रही थी। यह भी नहीं था कि कोई टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख रही हो, बढ़िया लिख रही थी। और जो उसने लिखा
आगे वो मेरे होश उड़ा देने के लिए उतना ही बहुत था कि उसने कहा, मैं कजाकिस्तान के गांव के रहने वाली हूँ जो कि मेरठ के कोठे पे थी, और कहा कि मुझे पहले दिल्ली लाया गया और यहाँ मुझे पहले शंका हुई कि दिल्ली लाया गया है तो अक्सर रसियन लड़कियां कभी कभी सुनने में आता है कि वो धंधा करने के लिए आती है, पैसा कमाने के लिए आती है और होटल्स में और इन सब में वो करती है। लेकिन जब मैंने उसको यह भी पूछा कि क्या है साहब, तो उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मैं पासपोर्ट वीजा सहित आई थी, टूरिस्ट वीजा मेरे पास था, मैं उस सहित आई थी। लेकिन हुआ एक कि मेरे वीजा की टाइम पूरा हो गया और मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो मेरे साथी थे वो कहीं मुझसे बिछड़ गए। मुझे नहीं पता था कि इनका व्यवहार कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। तो वो यहाँ किसी जॉब के लिए आई थी, कैसे टूरिस्ट वीजा पे आई थी, टूरिस्ट वीजा पे आई थी। उसके बाद मुझे कोई मिला, वहाँ मैं दिल्ली में घूम रही थी जगह जगह, तो मुझे मिला। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा टूरिस्ट वीजा वगैरह सब करा दूंगा और तुम मेरे साथ चलो। तब तक कहाँ भटकती रहेगी, मेरे घर रहो, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं उस आदमी के साथ आ गई और उसने मुझे दिल्ली लाके रख दिया। वो रेड लाइट एरिया था जहाँ पर मुझे रखा। मैंने बहुत विरोध किया, बहुत मेरे साथ मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, पर मैं तैयार नहीं हुई। तो इन्हें फिर यह लगा कि शायद मैं तैयार नहीं हो रही, और वहाँ पुलिस की अक्सर गश्ती है। वहाँ एक एनजीओ के जो बात आप बता रही हो, जो पहले जैसा आप बात नहीं कर पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, लिख दिया था, तो ये सब बातें कैसे पता चली? फिर इंग्लिश में हमने बात करनी शुरू कर दी, अच्छा इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि लिख रही थी वो फटाफट, तो मैंने उसी को टोकते हुए यह बात कहनी शुरू कर दी। मैंने कहा, ये तो बड़ा खतरा है कि तुम कजाकिस्तान की हो, तुम तो जेल चली जाओगी। तो उसने फिर सब बातें बता के मुझे फिर यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया, और मुझे नहीं पता कि यह क्या जगह है, वो नहीं जानती मेरठ क्या है, कोई शहर है क्या है, या दिल्ली का ही कोई हिस्सा है। वो केवल दिल्ली जानती थी, दिल्ली और हरिद्वार जानती थी, विदेशी लड़की थी। हाँ, दो जगह वो जानती थी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जानती। तो अब जब हमने बताया कि भाई ये एक अलग शहर है, मेरठ है, जो बीच में पड़ता है दिल्ली और हरिद्वार के, यहाँ तुम्हें बेचा गया है रेड लाइट एरिया। ये बोली, वो तो बताने की जरूरत नहीं, मेरे साथ तो यहाँ सब कुछ हो चुका है, मैं 1.5 साल से हूँ, 1.5 साल से ये मेरे लिए बहुत और भी शॉकिंग था कि 1.5 साल से मेरी नज़र से बची रही, मेरे साथियों की नज़र से बची रही, और हमें पता ही नहीं लगा। इतना बड़ा बाजार नहीं है कि वहाँ नज़रों से कोई चुका हो, अभी तो आगे की बात बाकी रह गई थी। तो मैंने कहा, बेटा तुम हर जगह यह मुंह क्यों ढक के रखती हो, थोड़ा अच्छे से उससे बात करो। तो उसने फिर जो दिखाया आप इमेजिन नहीं करेंगे। यह इतना हिस्सा ना उसकी आंख थी, ना कुछ, ना सब जला हुआ, पूरा इतना आंख भी नहीं था कि देखने में कैसे था, वैसे सुंदर, इधर से गोरी चिट्टी प्यारी सी बच्ची। तो आपको मैं यह बात कहना चाहती हूँ इसे कि जब मैंने उससे कहा कि यह किसने किया, तो उसने कहा, ना मैं दिल्ली में तैयार हुई थी इस काम के लिए थोड़ी आई थी, ना यहाँ तैयार हुए। तो इनका कोई आदमी था जो मेरा पहला कस्टमर बना, उसने मेरे ऊपर तेजाब डाल के चेहरा ही डला दिया ताकि उसे अपने चेहरे से मतलब ना हो, थोड़ा नफरत से हो जाए। और तो इतने में वो भी आ गई मालकिन। मैंने बहुत लालची थी, बहुत मैं चिल्लाई उस पर, और फिर मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, इसका चेहरा जला गया, उसके बाद भी तुम ये सब इसके से करा रही हो। तो उसने इतनी विदुष हंस के कहा कि मैडम, ये चेहरा कौन देखने आता है, यहाँ तो सब जिस्म के ग्राहक है, सब चेहरे से क्या ये तो डरती है कि इसको बुरा लगता है। ये कहती है, मैं डरती हूँ अपना चेहरा देख के, मैं इतनी सुंदर थी, मेरी क्या हालत है, ये कहती है, और अब इसका क्या है। मैंने कहा, तुम जेल जाओगी। तो कोठे की मालकिन समझती थी इसकी भाषा को, फिर उसे कैसे पता कि ऐसी बात बोल रही है, नहीं वो कह रही है कि ये तो जिस्म की मंडी है, यहाँ चेहरा कौन देखने आता है, ये ढकती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, ढक ले। तो उसके बाद जैसा आपने उसे निकाला, फिर पुलिस केस हुआ, वो जेल गई मालकिन, और उसको भी कुछ समय की कस्टडी में रखा गया, जेल में रखा गया। फिर उसका सब पासपोर्ट वगैरह हम लोगों ने रिन्यू करवाया, सब चीज कराई, यहाँ के लोकल दलाल थे, वीजा के लिए बड़ा दिल्ली से कई बार उसे ले जाना पड़ा, कई बार रिहाई की लगाई गुहार, फिर किसी तरीके से उसमें भी सब में 1.5-2 महीने लग गए। अच्छा फिर हो गया,
फिर वापस अपने वतन चले गए। अपने वतन उसे आके तो हमको भी मालूम कि वहाँ कैसे रही हो। क्या ऐसे भी लोग हैं कि जब वो बात नहीं मान रही तो उसका चेहरा ही जला दे। कुछ भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मिर्च डालते हैं इंटरनल पार्ट्स में, लोहा लकड़ी जो समझ में आए उनको जलाते हैं सिगरेट से। जब एक लड़की तैयार ना हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं है जो वहाँ नहीं होता। जो नई लड़की कैसे कोई लड़की तैयार हो जाएगी अपनी इस बात का सौदा करने के लिए। आप सोचो, अपनी मर्जी से कोई तैयार होगी क्या? और लोग कहते हैं ना, अपनी मर्जी से बैठी है, कोई नहीं बैठा वहाँ। हर वो लड़की है इसके साथ अपनी मर्जी से करने वाले तो होटल में जाती है, लाखों रुपए कमाती है। ये तो वही है ना 50 सर वाले, जिसमें पुलिस को भी देना, जिसमें मालकिन को भी देना, जिसमें किराया भी देना और जिसमें रोटी भी खानी है। वही सब तो है। उनके तो पुलिस जानती है, उसके बाद भी सब जानती है। सामने ही तो ऑफिस है, दूर थोड़ी है। आमने सामने बिल्कुल ऐसे आपने कभी देखा नहीं। कजर मैं कभी नहीं देखा। उसमें ये देखिए, मान लीजिए एक गली जा रही है, इधर भी कोर्ट है और यह एक भी पॉइंट पे सड़क है, हर पार भी ऑफिस ठीक सामने। मतलब ये समझ लीजिएगा कम से कम 300 कदम का फासला रहा होगा। वो सड़क ना, बस बिल्कुल ये सड़क है, बीच में सड़क के इस तरफ यही ऑफिस है, इस तरफ ही बाजार शुरू हो गया। ऐसी जगह पे है वो टी पॉइंट पे की जहाँ के से एक एक कोठे दिखाई देता है। मतलब कजाकिस्तान की वो लड़की जो इंडिया घूमने आई, वो तो बांग्लादेशी लड़की निकली। यहाँ से तो बांग्लादेशी लड़की क्या था, बांग्लादेशी लड़की तो वो जिसे वो कहते हैं ना, जो आजकल जैसे फिल्म आई डंकी, वो तो आई क्रॉस करके कलकत्ता से। उसके पास अपना बस कोई पहचान नहीं था, वैसे भाग वो ऐसे ही। और वो कितने साल से कर रही थी यहाँ पर, उसे हो गए थे 3-4 साल। यहाँ उसके छोटा बच्चा भी था। तो ये जो कोठे में है, ये सब लास्ट कब हुआ इनका मीट के कर बज का 2017 में। तो वो विकलांग लड़की जो अपने बचाई थी वो 2017 की कहानी थी। नहीं, ये 15 की लास्ट है। वह 19 में ही बंद हो गई हाई कोर्ट के आदेश से। अच्छा, हाई कोर्ट के आदेश से 19 में हो गए। बाद में आपका लास्ट रेस्क्यू था। लास्ट रेस में अपने उस विकलांग बच्ची को वाकई मतलब कैसे इंसान रहा होगा जिसने उसके साथ मतलब गलत काम कर। सोचिए कि वो 50 साल का आदमी, चादर उसने ओढ़ रखी, सर्दियों के दिन थे। और मैं बीच में काट के एक बात कहूँ कि मैं जब रात बरात कोई वो करने जाती हूँ रेस्क्यू, तो इधर उधर रहती हूँ। पुलिस वालों को भी हमारा कांटेक्ट रहता है, इसी बीच बीच में साथ में रहता है। लेकिन मैं कुछ भी डर के और ऐसे और थोड़ा खराब कपड़े मतलब सूट फूट ऐसे पहन के और बाजार में या सब्जी खरीदते, मतलब जो बच्चा हुई सब्जी इस तरह की रहती है जहाँ कोई ना सोचे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब इस लास्ट रेस्क्यू को जा रही हूँ, कई बार हुआ ऐसा, लेकिन रात को 9 बज गए थे। उस समय किसी ने मुझे पीछे, मैडम नेचुरली आदमी चौंक जाएगा, मैंने एक कदम से बिना मुड़े ऐसा करके कहा, कौन? अरे मैडम मुड़ो, तो आपके पीछे ही तो खड़ा है। मैंने कहा तू आगे आ जाना। मैं क्यों मुड़ूं? तो मेरे आगे आया। बोले कोई रेस्क्यू करना है तो इससे बड़ा खतरा हमारे लिए कुछ नहीं होता। फिर तो उनके लोग लगे रहते थे चारों तरफ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करना। अपने घर सबको मालूम, मेरा मायका वहीं पास में था। मैंने कहा तो मैं तो अपने घर आई हुई थी, ऐसी सब्जी लेने चली आई। और जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो वो क्या बात थी, वो ऐसा था कि मेरी बेटी की शादी थी। अच्छा, और उसका कार्ड दे रहा। हम सुबह निकले, हम तो मेरे साथ हमारे तो संस्था के थे, प्रेसिडेंट थे उस समय, वो थे साथी। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे जैसे ही हम यूँ निकले यहाँ मेन रोड से, ऐसे तो यहीं से मुझे कहना शुरू कर दिया, शिवलोक से यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ कौन फॉलो करेगा, कोई गांव का पीछे से आ रहा होगा। चलो यूं मुड़ गए। जैसे ही वहाँ उस डबल रोड पहुँचे, उन्होंने फिर कहा नहीं, कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तुम्हें लग रहा है। फिर उन्होंने किसी को फोन करा कि मुझे साके चप्पल में गाड़ी दो। साकेत चप्पल पर पहुंचने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं एकदम खोलूंगा दरवाजा, तुम उतर के अगली गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ उन्हें खड़ी कर रही थी। मैं जाकर असम में बैठ गई। पीछे से वो उन्होंने गाड़ी छोड़ी, वहीं के वहीं चप्पल व और वो उसी समय आके ड्राइव करने लगे। जो आया था आदमी उनका, वो उसे लेके चला गया। फिर उन्होंने मुझे वहां जाके तेज गड़ी चौपर पर कहा कि तुम मान रही
कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, किसे पता, हम इतना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 6:30 बजे। हम कार्ड देने जा रहे थे। मेरी जो बड़ी बेटी है, मतलब मेरे देवर की बेटियां, वो जब हसनपुर किठौर जाएंगे, हसनपुर से अंदर की तरफ कोई गांव जाता है, डेरी छत्ती, तो हम उसके अंदर, वो तो रहती नहीं, नैनीताल रहती शायद। हाँ, तो वो हम वहां से जा रहे थे, वहां जाना था हमें। उस आदमी को ये पता था कि ये इस रोड पे जा रहे हैं, तो यहाँ जाएंगे, फिर वहां से बदली गाड़ी। फिर भी वो कहने लगे कि देखो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, अब तुम नहीं मान रही तो। मैंने कहा थोड़ा आराम आराम से चला लो, नहीं क्या हो, चलो देखते हैं। हम चलते रहे। जैसे ही हसनपुर पहुंच गए और उन्होंने यूं कच्चे उतारी मोड़ने के लिए, सड़क पार करने के लिए, बस उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि एकदम से मेरे ऐसे आगे हाथ करके कि पीछे हो जा, पीछे हो जा। उन्होंने अपना सिर नीचे करा। इतने दूध का टैंकर खड़ा था, उनको आइडिया हो गया, वो हमारे ऊपर चढ़ा दिया। फिर हम काट के निकला, उसने से सब हदें पार कर दी। कैसा लगा यह विकलांग लड़के की इमोशनल कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।